नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के नंदानगर पहुंचे। जी हां, आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो चमोली के नंदानगर पहुंचे सीएम धामी प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। राहत और बचाव कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से बातचीत की, पीड़ितों का दुख दर्द जाना, हर संभव सहायता का दिया भरोसा। राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया। भोजन, चिकित्सा, पेयजल और अस्थायी आवास के व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। प्रभावितों को किसी भी प्रकार की न हो असुविधा, मूलभूत सुविधाएं रहे बहाल। आपदा की इस घड़ी में हर पल खड़ा हूं प्रभावितों के साथ, सीएम धामी ने कहा। सभी संसाधन प्रभावितों को उपलब्ध हो। इस बीच जनजीवन को लाया जा रहा है पटरी पर। भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए स्थायी समाधान की दिशा में कर रहे हैं कार्य। पीने का पानी भी नहीं है, पानी पाइप लगा के गंदा पानी आ रहा है। सर इनको यहीं बिठा दिए, जो गांधी पकड़ के लोग भी आएंगे सबका ही है। क्या हुआ, तबियत खराब हो रही है कुछ? ठीक है, चलो करो फिर ना। आगे बढ़ेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज बीजेपी पदाधिकारियों के साथ सेवा पखवाड़े को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की है। आपको बताते चले, जहां पर कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में चर्चा की गई कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के तहत बीजेपी सेवा पखवाड़ा को आपदा सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों की मदद करना ही सच्ची सेवा है। उन्होंने सैनिक प्रकोष्ठ, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा सहित सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलकर आपदा पीड़ितों के बीच राहत कार्यों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा समाज हित और संगठन की एकजुटता का प्रतीक है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को जरूरतमंदों तक पहुंचकर मदद करें। और आगे बढ़ेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अतिवृष्टि से जो है दैनिक मसूरी में मार्गों का जो है निरीक्षण किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अतिवृष्टि से प्रभावित मसूरी झड़ीपानी मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने झड़ीपानी स्थित ट्रैकिंग रूट का भी जायजा लिया, जहां भूधसाव के कारण खतरा बना हुआ है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर सचिव आपदा को निर्देश दिए कि झड़ीपानी ट्रैकिंग रूट का शीघ्र सर्वे किया जाए, जिससे कि प्रभावित क्षेत्र की सुरक्षा की जा सके। उन्होंने देहरादून मसूरी मार्ग में विभिन्न स्थानों पर हुए नुकसान का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को राहत और मरम्मत कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। इस बार राज्य की सबसे भीषण आपदा मेरे विधानसभा क्षेत्र में आई है। लगभग अभी तक 8 बॉडी रिकवरी हुई है, 11 स्टोन मिल चुके हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो गया है, रोड वॉश आउट हो गई है, 3 पुल टूट गए। 200 से अधिक लोगों को हमने होटल्स में, स्कूलों में ठहरा रखा है। उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था सरकार कर रही है। और क्योंकि मेरे तो ये परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं, इनके आशीर्वाद से मैं लगातार तीसरी बार विधायक हूं क्षेत्र से, हालांकि मैं 4 बार, लेकिन पूरी सरकार, पूरा सिस्टम इनके साथ में खड़ा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी मेरे साथ 3-4 जगह गए और
हमारी पूरी कोशिश है कि इनके इस दुख की घड़ी में इनके साथ हम खड़े इनके भरोसे पर खड़े उतरें। मैं लगातार पिछले 3 दिन से लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहा हूं। सुबह 6 बजे से टेलीफोन में अधिकारियों से संपर्क करता हूं। उसके बाद 9 बजे से रात 11 बजे तक मैं जनता के बीच में रहता हूं, क्योंकि पहले नीचे ज्यादा कैजुअल्टी में नुकसान हुआ था, वहां पे वो करना मेरी प्राथमिकता थी। और आज मैं मसूरी के दौरे पर आया हूं। बालूगंज, कई पानी, किलोमीटर 18, किलोमीटर 19, पानी वाला बैंड, अभी डोम गांव के मोड़ पर मैं खड़ा हूं, जहां पर इस भूस्खलन से जहां एक दुकान से क्षतिग्रस्त हुई है, आवागमन भी अवरुद्ध हुआ है। हमारे ड्यूटी के अधिकारी कर्मचारी मेरे साथ हैं, ये दिन रात काम कर रहे हैं। मैं इनको शाबाश। और आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता की है। आपको बताते चले, जहां प्रेस वार्ता के दौरान जॉर्ज अरेस्ट के मुद्दे को लेकर सवाल उठाए। टेंडर प्रक्रिया में अंतिम समय पर नियम बदलकर एक कंपनी को पहुंचाया फायदा। करण माहरा ने कहा, 30,000 करोड़ मूल्य की 172 एकड़ भूमि मात्र 1 करोड़ रुपए वार्षिक किराए पर एक कंपनी को सौंपी। जॉर्ज एवरेस्ट की भूमि कंपनी को देने का आदेश निरस्त हो। जॉर्ज एवरेस्ट पे मामले को लेकर कांग्रेस निकालेगी मार्च। बद्रीनाथ में अदानी ग्रुप को 4100 करोड़ का रोपवे दिया प्रोजेक्ट। बिना एक्सपीरियंस वाली कंपनी को रोपवे का प्रोजेक्ट देने की मेहरबानी की पूछी वजह। पूरा प्रदेश झेल रहा आपदा की मार। नदी नालों के अतिक्रमण को रोकने में सरकार असमर्थ। पर्वतीय क्षेत्रों में कोई सड़क सलामत नहीं। जिसकी देखरेख मेंटेनेंस में लगभग 23 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया, उसको केवल 1 करोड़ रुपया सालाना की दर से 15 साल की लीज पे बाल किशन जी से संबंधित कंपनी को सौंपने का काम सरकार ने किया। हालांकि सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए टेंडर जैसी प्रक्रिया का पालन हुआ और उस टेंडर प्रक्रिया में जो शर्त है वो बिड धारक जितनी भी कंपनीज उसमें बिड करेंगी उनके आपस में कोई रिश्ते नहीं होने चाहिए, इस बात को पुख्ता ढंग से उसमें रखा गया था। जिस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं हमने अभी हाल ही में झेली है, जिसमें बर्फ का अनुपात कम होना और बारिश के अनुपात बढ़ने का एक मुख्य कारण माना गया है, ग्लेशियर्स का पिघलना मुख्य कारण माना गया है। इन हेली सर्विसेज से दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन जो रोपवे लग रही है, सब जानते हैं केदार का मतलब होता है दलदल। वो कच्चा पहाड़ है, रेत और पत्थर से बना हुआ एक कच्चा पहाड़ है जो लगातार धंस रहा है और इन 10 सालों में 3 बार बढ़ा, जिम्मेदार कौन होगा। और आगे बढ़ेंगे, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज कैंप कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बीच आपको बता दें कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये बैठक की गई है, जहां पर बता दें कि बैठक में प्रभावित क्षेत्रों को बहाल किए जाने के कार्यों को विस्तार से चर्चा की। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पुनर्निर्माण और संरचनात्मक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों पर आपदा के चलते नालों, पुलों, सड़क किनारे, सुरक्षा दीवारों इत्यादि के कार्यों का त्वरित पुनर्निर्माण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय जनता को राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विभागीय अधिकारी बिना किसी देरी के कार्य योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित करें। बैठक में कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को सभी प्रभावित स्थलों का मौके पर सर्वे करने और शीघ्र विस्तृत एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एस्टीमेट तैयार होने के बाद शासन स्तर पर आवश्यक बजट की स्वीकृति दिलाकर पुनर्निर्माण कार्य युद्धस्तर पर प्रारंभ किए जाएंगे। मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि आपदा के चलते प्रभावित ग्रामीणों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए विभागीय अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करें और त्वरित समाधान करें।
और आगे बढ़ेंगे जहां नैनीताल में नवरात्रि के मौके पर आपको बताते चले कि जहां पर तमाम तैयारियां जो हैं वो होते हुए नजर आ रही हैं। इस बीच नैनीताल में नवरात्रि पर्व के अवसर पर रामलीलाओं का मंचन किया जाएगा, जिसके लिए व्यापक तैयारी शुरू हो गई है। रामलीला मंचन के लिए रामलीला पात्रों की ओर से रिहर्सल की जा रही है। समिति के अध्यक्ष खुशहाल सिंह रावत ने बताया कि 1972 से निरंतर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला के मंचन से 2 महीने पहले छोटे छोटे बच्चों से रामलीला की रिहर्सल कराई जाती है। आगामी 22 सितंबर से रामलीला का मंचन किया जाएगा। वहीं प्रधान अधिकारी वीरेंद्र जोशी ने बताया कि तमाम क्षेत्रों से अच्छी रामलीला नव सांस्कृतिक सत्संग समिति शेर का डांडा में होती है। उन्होंने बताया कि रामलीला में भगवान राम की भूमिका निखिलेश उपाध्याय, माता सीता की भूमिका संस्कार पांडे और लक्ष्मण की भूमिका रौनक निभा रहे हैं। वहीं रावण की भूमिका चेतन बिष्ट निभा रहे हैं। और एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। जी हां, 7वीं बीजेपी की कार्यकारी घोषित को लेकर विपक्षों ने उठाए थे सवाल। विपक्ष के सवाल उठाने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया। श्राद्ध पक्ष में रहता पितरों का आशीर्वाद, शुभ कार्य के लिए पितृ नहीं होते नाराज। नवीन कार्यकारिणियों को पितरों का मिलेगा आशीर्वाद। पितरों का आशीर्वाद रहता है। पितरों के आशीर्वाद के तहत हम अपनी टीम को घोषित करते हैं और शुभ कार्य में कभी भी पितृ असंतुष्ट नहीं होते हैं। शुभ कार्यों के तहत हमने इस कार्यक्रम को किया। आशीर्वाद रहता है। पितरों के आशीर्वाद के तहत हम अपनी टीम को घोषित करते हैं और शुभ कार्य में कभी भी पितृ असंतुष्ट नहीं होते हैं। शुभ कार्यों के तहत हमने इस कार्यक्रम को किया। और आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में नशे के सौदागरों
को अब जो है सफाया करना जारी है, जहां पर आपको बताते चले कि नशे के खिलाफ बड़ा अभियान इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है। जहां हरिद्वार में नशे के सौदागरों का सफाया जारी है, जहां एक और पुलिस टीम द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चला के नशा तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। वहीं अब ड्रग विभाग ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में थाना भगवानपुर क्षेत्र में हरिद्वार पुलिस और ड्रग्स इंस्पेक्टर ने संयुक्त छापेमारी की। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती और भगवानपुर पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 40 मेडिकल स्टोर्स की जांच पड़ताल हुई है। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने बता दें कि मेडिकल स्टोर संचालकों को मानकों के पालन करने की कड़ी हिदायत दी है। लगभग 40 मेडिकल स्टोर्स पर लाइसेंस, भंडारण और सीसीटीवी कैमरों की चेकिंग की गई है और कई दुकानों से दवाइयों और सैंपल लिए गए। नशे से जुड़ी औषधियों को भी जांचा गया है। वहीं 7 मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी न लगाने पर पुलिस अधिनियम के तहत चालान किया गया। सभी दुकानदारों को नशे से संबंधित औषधि वितरण पर कड़ी चेतावनी भी दी गई है। तो वहीं पुलिस और ड्रग विभाग की ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और आगे बढ़ेंगे, जहां ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के अंतर्गत अल्मोड़ा पुलिस का जो अभियान है वो लगातार इस वक्त जारी है। जहां आपको बता दें कि ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के अंतर्गत अल्मोड़ा पुलिस का नशे के विरुद्ध कड़ा प्रहार जारी है। एसएसपी देवेंद्र पिंचा के निर्देशानुसार पुलिस टीम अलग अलग क्षेत्रों से नशा तस्करों की धरपकड़ कर जेल भेजने का काम कर रही है। इसी क्रम में अल्मोड़ा पुलिस के 2 अलग अलग मामलों में थाना भद्रौज खान और थाना सल्ट ने 3.5 लाख से अधिक की कीमत के 14 किलोग्राम से अधिक अवैध गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों में से एक भद्रौज खान में फेरी के कपड़ों के बीच गांजा छिपाकर ले जा रहा था, लेकिन तस्कर पुलिस की पैनी नजर से नहीं बच पाया। पुलिस ने तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं रामनगर में गांजा ले जा रहे 2 तस्कर सल्ट पुलिस के हत्थे चढ़े। तीनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। साथ ही एक तस्कर की मोटरसाइकिल को भी सीज किया गया। बता दें, भद्रौज खान में पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वे कपड़ों की फेरी लगाता है और गांजे की भिकिया सैड की ओर ले जा रहा था, जिसे फेरी के कपड़ों के बीच छिपाकर मुरादाबाद ले जाने की फिराक में था। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। लगातार कार्रवाई जारी है। पहले भी हमने काफी कार्रवाई की, अभी फिर आज 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए थाना सल्ट में और थाना भद्रौज खान में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लगभग 14 केजी से अधिक गांजा, जिसकी कीमत 3.5 लाख से अधिक है, वो हमने बरामद किया है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि वो भिकिया क्षेत्र और सरायखेत क्षेत्र से लेके रामनगर और मुरादाबाद की तरफ लेके जा रहे थे। तो फिलहाल उनको हमने गिरफ्तार कर लिया। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड रहेगा तो उसमें हम गैंगस्टर की कार्रवाई या जो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज करने की हम कार्रवाई भी करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, जहां दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। जी हां, आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में दुष्कर्म और हत्या के मामले में सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल। रिव्यू पिटीशन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का आया बयान। कानूनी सलाहकारों से चर्चा के बाद पुनर्विचार याचिका दायर करने का लिया निर्णय। पुनः याचिका दायर के लिए सीएम धामी ने दिए निर्देश। ऐसी घटनाओं से हमें कड़ाई से निपटना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम का जताया आभार। ऐसे अपराध होने पर कड़ी सजा देने का है प्रावधान। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः याचिका दायर करने को उन्होंने कहा है। हम किसी प्रकार के जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसको हम कड़ाई से निपटना जानते हैं और सरकार ने इस कदम में मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर देवतुल्य बहनों का जो इस प्रकार के अपराध होंगे उन पर कड़ाई के साथ सजा देने का प्रावधान होगा। और आगे बढ़ेंगे, जहां कुमाऊं में तेजी से बढ़ते सड़क हादसों ने एक और परिवार का चिराग बुझा दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मामला पंतनगर थाना क्षेत्र का है। जहां पंतनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालकुआ रुद्रपुर मार्ग पर टोल प्लाजा के पास किसी ट्रक ने बाइक सवार युवक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर मोर्चरी भेज दिया है। इस घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 6:30 बजे एक युवक स्प्लेंडर प्लस बाइक से लालकुआ की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे अज्ञात ट्रक चालक ने उसकी बाइक में जोर से टक्कर मार दी, जिससे वह गिरा और ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गया।
और पहिया उसके सिर को रौंदते हुए निकल गया, जिसके बाद घटना का आरोपी चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। जानकारी मिलने पर पुलिस सहित युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। इस बीच शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। युवक की पहचान साजिद निवासी राजीव नगर नगीना कॉलोनी लालकुआं के रूप में हुई है। और आगे बढ़ेंगे, जहां अवैध निर्माणों पर सीलिंग के बाद हो रहे निर्माण पर अब हल्ला बोला गया है। जी हां, बताते चले कि जहां पर अवैध निर्माणों पर सीलिंग के बाद हो रहे निर्माण कार्यों पर एसडीएम योगेश मेहरा का हल्ला बोल लगातार आ रही शिकायतों के बाद एसडीएम योगेश मेहरा सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। सीलिंग के बाद अब निर्माण कार्य करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। देहरादून रोड पर सुनील सोनी सहित 7 अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। अवैध निर्माणकर्ताओं को दिया अंतिम अवसर, निर्माण कार्य नहीं रुके तो होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। मुकदमे भी दर्ज करने के दिए आदेश। इस बीच अगले सप्ताह एमडीडीए की बड़ी कार्रवाइयां। भारी बारिश के कारण नहीं हो पाई अवैध निर्माण पर कार्रवाइयां। बारिश रुकते ही कई जगह और होगा ध्वस्तीकरण। मां गंगा तट के किनारे बने अवैध निर्माण पर भी होगी बड़ी कार्रवाइयां शुरू। अवैध निर्माण वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। तो अवैध निर्माणों पर सीलिंग के बाद हो रहे निर्माण कार्यों पर एसडीएम योगेश मेहरा का हल्ला बोल। लगातार आ रही शिकायतों के बाद एसडीएम योगेश मेहरा सख्त। सीलिंग के बाद अब निर्माण कार्य करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। देहरादून रोड पर सुनील सोनी सहित 7 अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी हुए हैं। अवैध निर्माणकर्ताओं को दिया अंतिम अवसर, निर्माण कार्य नहीं रुके तो होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। मुकदमे भी दर्ज करने के आदेश। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, कई बार इसमें दखल अंदाजी भी की गई, सुप्रीम कोर्ट का भी कई बार दखल अंदाजी आया, लेकिन इसके बाद जिस तरह के अवैध निर्माण। अपना सबसे बड़ी बात है, अवैध निर्माण तो खैर चली रही है जिसपे कार्रवाइयां होती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो एक बहुत बड़ा एमडीडीए के नियमों का उल्लंघन है। और एक कहें तो अवैध निर्माणों की खुलेआम दादागिरी सी कहेंगे हम, कि जब उनके अवैध निर्माण जब सील हो जाते हैं तो उसके बाद आप किसी भी प्रकार का, जब सीलिंग लग जाती है का, आप उस पर निर्माण कार्य नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ पर जब सीलिंग हो गई है बिल्डिंगें, उसके बाद भी लगातार खुलेआम निर्माण कार्य चल रहे हैं जो एमडीडीए के बिल्कुल नियमों के विरुद्ध हैं, जिसकी लगातार शिकायतें आ रही हैं, चाहे विस्थापित हो चाहे ऋषिकेश हो, जिसको लेकर लगातार हंगामे यहाँ पर आम जनमानस द्वारा चले जा रहे हैं। वही हम देख रहे हैं कि जब इस प्रकार की लगातार शिकायतें आ रही हैं तो उसके बाद आज उन सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। उनको यही चेतावनी रूप में बताया गया है कि अगर आप ये निर्माण कार्य नहीं रोके तो अब आपके पास ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के भी आदेश एसडीएम योगेश मेहरा ने दिए हैं। तो कुल मिला के कहें, एक आप गलत काम भी कर रहे हो, आप क्या कहते हैं अवैध निर्माण करो और उसके बाद फिर आप उस सीलिंग के बाद निर्माण भी कर रहे हो, जो बहुत बड़ा एमडीडीए के नियमानुसार अपराध माना जाता है। तो अब कहीं ना कहीं जब बारिश रुकी है, लगातार बारिश चल रही थी, तो अब बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी, ये एसडीएम का कहना है कि, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया इसमें किसी प्रकार का भी कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप हो या किसी प्रकार का हस्तक्षेप वो नहीं चलेगा और एमडीडीए के नियम अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो नोटिस मिलने के बाद भी अगर जो है अवैध कार्रवाई नहीं रुकती हैं तो कितनी जल्दी ध्वस्तीकरण का कार्य किया जाएगा? अब वही देखना है कि ध्वस्तीकरण के लिए पूरा सिस्टम बनता है, उनको बताया जाता है। आज इनको सबको नोटिस जारी हो गए हैं कि आप बिल्कुल अवहेलना कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी, जब आपको वहां अवैध निर्माण जब सीलिंग लग गई है तो नियमानुसार आप कोई भी निर्माण कार्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके अपने हौसले बुलंद है, खुलेआम कार्यवाही चल रही है और लगातार इनकी शिकायतें आ रही हैं, जिस फोटोग्राफ दी जा रही है, सती जा रही है। अब कहीं ना कहीं जब मौसम खुलने के अब आसार हुए हैं, बताया जा रहा है कि अब अगले 1-8 हफ्ते बाद मौसम बिल्कुल खुलने वाला है, मानसून कहीं ना कहीं अस्त होता नजर आ रहा है। तो अब यही देखना, जो नोटिस जारी हो गया और इनको मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, अब ये देखते हैं कितना असर इनके पड़ता है, नहीं तो उनके खिलाफ अब योगेश मेहरा का यही कहना है कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई होंगे। पर कुल मिला के कहें, अब लोगों में एमडीडीए का डर जो है खत्म होता दिख रहा है और सीलिंग के बाद भी लगातार खुलेआम निर्माण कार्य जारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।